हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान दीप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फाइनल के बॉटनी की बीएससी फाइनल की जो हमारी बुक है पेपर थर्ड की, कौन सी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है पादपकारिकी और बायोकेमिस्ट्री को बोलते हैं जैव रसायन। तो देखो, इस यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, यानी कि इन बिहेवियर, अगर प्रैक्टिकल बिहेवियर में भी हम देखें तो ये यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस यूनिट के अंदर जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है उसका नेम है, क्या नेम है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो, इस यूनिट का पहले तो हमें, अगर हम कोई भी यूनिट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारे पास जो उसका नेम होता है, जो हमारे पास यूनिट नेम होता है, उसका हमें मतलब अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि जो सारी के सारी यूनिट का सार होता है वो उसके नेम के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो, हमारी इस यूनिट का नाम अगर फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण व प्रकाश श्वसन, ठीक है। अब देखो, पहले तो बुक का नाम हमने लिया था कि प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब फिजियोलॉजी का मतलब होता है प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो वर्ड होता है, देखो, फिजियोलॉजी यूज किया जाता है कार्यकी, और ये कार्यकी क्या होती है? देखो, कार्यकी का मतलब होता है कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन निर्माण का या फिर श्वसन का या फिर उत्सर्जन का, वाष्पोत्सर्जन का, या उनके अंदर जो भी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, कि वो अपने सारे के सारे काम कैसे करते हैं, उस चीज की स्टडी को अध्ययन करना क्या बोला जाता है? फिजियोलॉजी। और हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? प्लांट्स की, तो इसलिए इस बुक का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। तो इस बुक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस बुक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो पादपों के अंदर सारी की सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एक वर्ड हमारे पास हो रहा है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री मतलब रसायन, और बायो मतलब जैव, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो जैव रसायनों का उपयोग करके जो अपने कार्य करते हैं, उन कार्यों को क्या बोलते हैं? उन कार्यों के अध्ययन को बोलते हैं कार्यकी। तो उसी सब के बारे में हमने क्या पढ़ना है? हमारी इस बुक के अंदर पढ़ना है। तो इस बुक की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश श्वसन। तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या है? एक कार्य है जो किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में। और प्रकाश श्वसन भी क्या है? एक कार्य है जो किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये सारे कार्यों का अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण है क्या और ये जरूरी क्यों होता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो, अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो कि पौधे क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। उस भोजन निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। लेकिन अगर हमें इसकी डेफिनेशन देनी हो बुक लैंग्वेज में या हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण CO2 और जल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? CO2 और जल की उपस्थिति में सूर्य की विकिरणों के द्वारा जो पादपों का कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। CO2 व जल की उपस्थिति में पादपों द्वारा
सौर विकिरणों को देखो क्या है डेफिनेशन कि CO2 में जल की उपस्थिति में पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी आवश्यक है। कौन कौन सी है वो 3 चीजें? वो 3 चीजें देखो, CO2, जल और आवश्यक पदार्थ। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर हमें किसी भी पौधे को प्रकाश संश्लेषण करवाना है तो हमारे पास 3 चीजें होनी अनिवार्य है, CO2, H2O एंड लाइट। इन तीनों की उपस्थिति में ही किसी पादप द्वारा क्या किया जा सकता है? प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण की एक समीकरण है, वो समीकरण क्या है देखते हैं। देखो ये अभिक्रिया ऐसे है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? CO2 कहां से आती है? एनवायरनमेंट से। जो पौधे अपना श्वसन करते हैं, तो श्वसन में पौधे कौन सी गैस इनहेल करते हैं? CO2 ले लिया प्लस जल यानी कि H2O। ठीक है, अब ये H2O और जल किसमें चेंज हो जाएंगे? कार्बनिक पदार्थ प्लस O2, और ये O2 क्या कर देंगे? ये रिलीज कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार जो पौधे होते हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं और प्रकाश कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। लेकिन ये कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? ये होते हैं हरित लवक या पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन हमारे पास किसकी है? ये रिएक्शन है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन। अब ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन दी किसने थी? देखो ये जो सारे स्टेप्स बताए गए थे वो अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा बताए गए थे। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ये पूरी की पूरी रिएक्शन ही दे दी गई थी। धीरे धीरे इसके एक एक, जैसे स्टेप 1 की खोज की गई, फिर स्टेप 2 की, फिर स्टेप 3 की, फिर स्टेप 4 की खोज की गई। ठीक है, अब इन स्टेप्स में देखो कैसे बताया। सबसे पहले तो सेंसर ने बताया। क्या बताया सेंसर ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो CO2 चाहिए होती है, CO2 आवश्यक होती है, ये किसने बताया? ये बताया था सेंसर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, सेंसर ने बता दिया कि CO2 चाहिए। उसके बाद हमारे पास है एक नए वैज्ञानिक ड्यूट्रोच, जिन्होंने बताया कि जो कार्बन का स्थिरीकरण होता है, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं वो किसकी उपस्थिति में बनते हैं? वो बनते हैं पर्णहरित की उपस्थिति के कारण। कि जो पर्णहरित होता है वही क्या करता है? पर्णहरित कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में आवश्यक भूमिका निभाता है। ठीक है, इस प्रकार जो स्टेप बताए गए थे हमें, उसके बाद हमें बताया था जैन हॉज ने। इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो सबसे आवश्यक चीज है वो है सूर्य का प्रकाश। तो जैन हॉज द्वारा क्या बताया गया कि सूर्य का प्रकाश है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, इस प्रकार ये अलग अलग स्टेप बताए गए। लेकिन इस पूरी रिएक्शन को जब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग पद दे दिए तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हिल। क्या था? हिल। वो एक सबसे अच्छे बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पूरी इस समीकरण द्वारा होती है। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हिल अभिक्रिया
या फिर हिल रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? चलो देखते हैं अब आगे कि अब इस हिल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, कैसे होता है, ये हिल रिएक्शन होती कैसे है। देखो सबसे पहले पौधे के अंदर क्या होता है, जल होते हैं, जल की मात्रा होती है पौधे में। ठीक है, एनवायरनमेंट से वो क्या ग्रहण करते हैं, CO2। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास O2 निकलती है, सबसे पहला एक ये बात थी कि जो O2 निकली है ये कहाँ से निकली है, क्या ये ऑक्सीजन CO2 से निकली है या ये ऑक्सीजन जल के अणु से निकली है। पहले तो इस चीज पे बहुत साइंटिस्टों ने रिसर्च की, लेकिन उसके बाद इसका रिजल्ट निकला कि जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज होती है, बाहर निकलती है, वो ऑक्सीजन जल के अणुओं से निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से। ठीक है, और ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में किसका निर्माण होता है, जैसे मान लो ग्लूकोज का C6H6O12। तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्लूकोज का या फिर और प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो जाता है, जिसका यूज पौधे अपने दैनिक जीवन में जो क्रियाएं होती हैं, वृद्धि उनके लिए करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण जरूरी है लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो हम भी जो भोजन करते हैं, फल फ्रूट्स या जो भी, वो हमें सारा का सारा कहाँ से मिलता है, जो अनाज हम खाते हैं वो सारा हमें पादपों से मिलता है। तो अगर पादप खुद ही अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो वो हमें भोजन कहाँ से देंगे। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाए होनी, तो इस अर्थ पे किसी भी जीव का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ना ही इंसानों का, ना ही एनिमल्स का और ना ही प्लांट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो प्रकाश संश्लेषण आवश्यक होता है हमारे पास, वो उसके अलावा क्या काम करता है, उसके अलावा उसका काम है कि जो वातावरण होता है उसमें CO2 का और जो O2 है उसका संतुलन बनाए रखना। क्योंकि हम क्या ग्रहण करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, उसका अंदर लेते हैं श्वसन के रूप में। ठीक है, और हम छोड़ते कौन से हैं, CO2 गैस। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे तो पौधों द्वारा CO2 गैस को ग्रहण नहीं किया जाएगा, और अगर पौधे CO2 गैस को ग्रहण नहीं करेंगे तो इंसानों द्वारा जो एक्सहेल की हुई CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, वो एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाएगी, और एनवायरनमेंट में ज्यादा होने से जो एनवायरनमेंट है वो विषैला हो जाएगा। और अगर पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन है श्वसन करने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में हमें एनवायरनमेंट में नहीं मिल पाएगी। इसलिए CO2 और O2 का संतुलन भी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो अभिक्रिया के बाद जो आगे की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, वो पौधे के किस भाग के अंदर होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में हरित लवक के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट। अब देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक का क्या होता है, अभाव होता है। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि जो जंतु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, और हरित लवक का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवाना। ठीक है, अब हरित लवक की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है किसकी, हरित लवक की। ठीक है,
ये जो हरित लवक है ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, बाह्यजीवी। ये है इनर मेम्ब्रेन यानी कि अंदरजीवी। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये लिक्विड कहलाता है स्ट्रोमा। और ये जो हमारे पास छोटी छोटी संरचनाएं या सिक्के नुमा गोलाकार संरचनाएं, इनका एक सिक्का है जो यानी कि एक सिक्के जैसी संरचना कहलाती है ग्रेना या फिर ग्रेनम। और ये जो पूरी की पूरी एक इकाई है, ये पूरी यूनिट है, काफी सारे ग्रेना मिलके किसका निर्माण करते हैं, एक थाइलेकॉइड का। किसका, थाइलेकॉइड का। थाइलेकॉइड। ठीक है, इस प्रकार इतने पार्ट होते हैं हरित लवक के अंदर। अब इस हरित लवक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो प्रकार से होती है। देखो, एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये दोनों प्रकार की जो अभिक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, दोनों के दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हरित लवक में संपन्न होती है। ठीक है, अब इस हरित लवक के अंदर दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न कैसे होती है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो तो हरित लवक के कौन से भाग में होती है, स्ट्रोमा सॉरी ग्रेना में। प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। किस भाग में होती है, ग्रेना भाग में। ग्रेना भाग में क्यों होती है, क्योंकि ग्रेना भाग है जो, इस ग्रेना भाग के अंदर एक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उन कणों को क्या बोलते हैं, उन कणों को बोलते हैं क्वांटासोम्स। क्या बोलते हैं, क्वांटासोम्स। अभी क्वांटासोम्स का काम क्या होता है, देखो क्वांटा मतलब क्या होता है, क्वांटा मतलब होता है जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसके बंडल्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा। ठीक है, अब वो क्वांटा को जो चीज अवशोषित करती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पादपों पर पड़ तो रहा है, लेकिन उस प्रकाश को अवशोषित करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए जो उस प्रकाश को अवशोषित करके रखे। तो हरित लवक के अंदर जो ग्रेना होता है, ग्रेना के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिन कणों को क्या बोलते हैं हम, क्वांटासोम्स। क्वांटासोम। अभी क्वांटासोम क्या करते हैं, क्वांटासोम करते हैं प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण। अभी जो प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं वो अवशोषित करे हुए प्रकाश का यूज ये किसमें करते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में करते हैं। तो क्योंकि क्वांटासोम्स ग्रेना के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए जो प्रकाशिक अभिक्रिया होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए क्वांटासोम के पाए जाने के कारण जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, क्या कहलाती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, अब अप्रकाशिक अभिक्रिया में देखो क्या होगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया में होगा कि ये अभिक्रिया संपन्न होगी हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में। किस भाग में, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्वांटासोम्स नहीं पाए जाएंगे, इसलिए जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रोमा अप्रकाशिक अभिक्रिया में यूज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये थी हरित लवक की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि ग्रेना भाग कौन सा होता है, स्ट्रोमा भाग कौन सा होता है, ग्रेना भाग किस काम में आता है और स्ट्रोमा भाग किस काम में आता है। अब ये ग्रेना और स्ट्रोमा के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए कुछ वर्णकों की आवश्यकता होती है। वर्णक यानी कि पिगमेंट्स। अब ये वर्णक और पिगमेंट्स क्या करते हैं, वर्णक या पिगमेंट्स किसी भी जो कोई भी वस्तु है उसको एक रंग प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं और उसी के साथ ही उस रंग की जो किरणें हैं उनका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब हरित लवक हरित लवक के अंदर या फिर जो हरित लवक होता है उसके अंदर तीन प्रकार के, किसी पादप के अंदर तीन प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से, पर्णहरित यानी कि क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद है
जो हमारे पास पाए जाते हैं नॉर्मल कैरोटीनॉइड्स वर्णक। कैरोटीनॉइड्स वर्णक कौन कौन से होते हैं? पढ़े थे ना हमने, एल्गीज पढ़े हैं जब फर्स्ट ईयर में, आपने पढ़े होंगे कि एल्गी के अंदर फाइकोजेंथिन और बिली प्रोटीन वगैरह वगैरह, फ्यूकोजेंथिन, इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं, जो उनको क्या प्रदान करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। इसी जैसे जो हमारे पादप होते हैं उनके अंदर 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, पर्णहरित, कैरोटीनॉइड वर्णक एंड बिली प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये तीनों प्रकार के जो वर्णक होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश होते हैं उसको अवशोषित करने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पादप में पाया जाता है जो हमारे पास वर्णक वो होता है पर्णहरित वर्णक, क्योंकि पौधों का रंग अधिकतर कैसा होता है? हरा होता है। तो वो पौधों का हरा रंग किस कारण होता है? पर्णहरित वर्णक के कारण होता है। जो पर्णहरित वर्णक होता है वो क्या करता है? पर्णहरित वर्णक करता है कि जो प्रकाश आ रहा है उसका अवशोषण करता है। ठीक है, अब उसको अवशोषित करके वो क्या करेगा? जो अवशोषित करके क्या करते हैं? पर्णहरित में अवशोषण हो जाता है उसका, उसके बाद वो प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में काम में आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कि प्रकाश संश्लेषण में या पादपों में तीन प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। सबसे पहला है हमारे पास पर्णहरित या फिर क्लोरोप्लास्ट। सेकंड है हमारे पास कैरोटीनॉइड वर्णक। और थर्ड है हमारे पास बिली प्रोटीन्स। बिली प्रोटीन्स, ठीक है, ये 3 प्रकार के वर्णक हो गए। अब ये तीनों प्रकार के वर्णक होते हैं और प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। लेकिन वो अपनी हेल्प करते हैं किस प्रकार से, हम वो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो जो पर्णहरित होते हैं वो तो मुख्य वर्णक होते हैं जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या कहलाते हैं? संपन्न करवाते हैं। अब ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल, सॉरी इसको क्लोरोप्लास्ट नहीं क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एक्सेट्रा, कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या करता है? क्लोरोफिल ए पूर्णतः सभी पादपों में पाया जाता है और सभी पादपों में इसकी उपस्थिति के कारण जो सभी पादप होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखो, जहां क्लोरोफिल ए पाया जाता है उसके साथ मोस्टली क्लोरोफिल बी भी क्या है? पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ऐसे सामान्य पर्णहरित या क्लोरोफिल है जो सभी प्रकार के पौधों के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग के पौधे होते हैं जैसे कि शैवाल हो गए या फिर टाइडोफाइट्स हो गए, उनके अंदर जो वर्णक पाए जाते हैं वो पर्णहरित क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी नहीं होते। उनके अंदर निम्न कैटेगरी के वर्णक होते हैं जैसे कि कैरोटीनॉइड वर्णक हो गए। ठीक है, अब कैरोटीनॉइड वर्णक के अंदर कौन कौन से वर्णक आते हैं? देखो, कैरोटीनॉइड के अंदर आएंगे कैरोटीनॉइड पर्णहरित तो मुख्य क्या करते हैं? पर्णहरित पादपों में हरा रंग प्रदान करता है। यानी कि जो पर्णहरित वर्णक होता है वो प्रकाश होता है जो, ठीक है, प्रकाश में कितने? सूर्य का प्रकाश होता है जो, वो कितने रंगों में विभाजित होता है? देखो, सूर्य के प्रकाश का एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आप सबने ये फॉर्मूला, कि सूर्य के प्रकाश के अंदर 7 रंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, आइसोबिन।
अब इन सारे रंगों के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो कलर है वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के होते हैं। रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, वायलेट कलर की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, अब वायलेट कलर और रेड कलर की तरंग दैर्ध्यों के बीच क्या होता है, काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास वायलेट कलर है, इसको जो अवशोषित करेगा, जो पादप जिस रंग का अवशोषण करता है, हमें वो पादप उसी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अगर पादप रेड कलर का अवशोषण करेगा तो पादप हमें रेड कलर का दिखाई देगा, अगर वो येलो का करेगा येलो का दिखाई देगा, अगर वो ब्लू का करेगा तो ब्लू का दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश और पौधों के अंदर पाए जाने वाले वर्णकों पर निर्भर करता है कि वो कौन से रंग का वर्णक अवशोषित करते हैं और हमें इस पादप का जो रंग है वो कौन सा दिखाई देता है। तो जो पर्णहरित होते हैं वो ग्रीन कलर का अवशोषण करते हैं, ग्रीन कलर की तरंग दैर्ध्य का वो अवशोषण करते हैं, इसलिए वो हमें क्या दिखाई देते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो अलग अलग कलर के शैवाल होते हैं, जैसे कि रेड कलर के या फिर ब्लू कलर के या ब्लू ग्रीन एल्गी, येलो कलर के, उन सभी के अंदर भी जो वर्णक होते हैं वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने वाले होते हैं, जिनके कारण हमें उनका रंग क्या दिखाई पड़ता है, अलग अलग दिखाई पड़ता है। अब जो कैरोटीनॉइड्स वर्णक होते हैं ये क्या करते हैं, ये मुख्यतः पादपों को लाल, नारंगी, पीला, भूरा आदि रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड वर्णकों द्वारा कौन सा रंग प्रदान किया जाता है, लाल, नारंगी, पीला, भूरा, और जो पर्णहरित होते हैं उनके द्वारा कौन सा रंग प्रदान किया जाता है, हरा रंग प्रदान किया जाता है। देखो पर्णहरित तो और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पादपों में, उसके बाद कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड वर्णक भी सभी पादपों में पाए जाते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो जब एक पत्ती होती है, ठीक है, किसी भी पादप की हम कोई भी लीव ले लेते हैं या फिर पत्ती ले लेते हैं, वो पत्ती जब तक पौधे के साथ लगी हुई होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता रहता है, प्रकाश संश्लेषण होता रहता है, जिस कारण उसका कलर हमें क्या दिखाई देता है, ग्रीन। और जब तक वो पादप के साथ लगी होती है वो क्या होती है, फ्रेश पत्ती होती है। ठीक है, यानी कि ग्रीन कलर में दिखाई पड़ती है, वो अपना कार्य करती रहती है। अगर उस पत्ती को हम पौधे से तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो पौधे से उसको अलग करने के कारण उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया बंद हो गई है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी अब वो पत्ती। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी तो उस पत्ती के अंदर जो पर्णहरित पाया जा रहा है, उस पत्ती के अंदर क्या है, अनेक प्रकार के क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, हरित लवक के अंदर क्या होता है, पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है। तो जो उस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगा। क्यों नष्ट होने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं रहा। तो अगर वो नष्ट होने लग जाएगा तो धीरे धीरे उससे जो पर्णहरित वर्णक है वो उसमें पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जब पर्णहरित उसके अंदर खत्म हो जाता है तो वो पत्ती सूख जाती है, यानी कि उसका कलर कैसा हो जाता है, सूखी हुई पत्ती का कलर कैसा होता है, ब्राउनी शेड का होता है, ब्राउन कलर में आ जाती है या फिर पीली पड़ जाती है। सूखी हुई पत्ती किस कलर में आ जाती है, या फिर पीली या फिर ब्राउन कलर में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पत्ती में से जो पर्णहरित का जो रंग था वो तो एकदम से चला गया, क्योंकि उसने क्या नहीं किया, प्रकाश संश्लेषण। तो उसमें जो कलर बचा है वो किसका है, वो है कैरोटीनॉइड वर्णक का। यानी कि किसी भी पत्ती के सूख जाने के बाद जब उसमें से पर्णहरित नष्ट हो जाता है तो उसमें जो वर्णक बचता है वो होता है कैरोटीनॉइड वर्णक। तो तब उस स्थिति में जो कैरोटीनॉइड वर्णक है वो अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है और जो वो पत्तियां हमें सूखी हुई पत्तियां पीली और भूरी दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोई निम्न वर्ग के पादप होते हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है, बिली प्रोटीन्स पाई जाती है। बिली प्रोटीन्स, फाइकोप्रोटीन्स, फाइकोजैंथिन, ये सब भी क्या है, एक प्रकार के लवक है। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कल की क्लास में हम पर्णहरित की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैरोटीनॉइड्स वर्णक के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिली प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें होती कैसी है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनका काम क्या होता है। देखो अभी कैरोटीनॉइड का एक तो काम होता है कि ये पादपों को कैसा रंग प्रदान करते हैं, लाल, नारंगी, पीला, भूरा। उसी के साथ ये एक कार्य और भी करते हैं, वो क्या होता है, ये पर्णहरित को ऑक्सीकरित होने से बचाते हैं। ये है पर्णहरित वर्णक को ऑक्सीकृत होने से बचाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है
तो उस अभिक्रिया के दौरान क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। हमने रिएक्शन में देखा था कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर वो ऑक्सीजन को उसमें पाए जाने वाला पर्णहरित क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेता है, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन को पर्णहरित वर्णक अवशोषित कर लेता है तो पर्णहरित का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे पर्णहरित क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए पर्णहरित का ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 रिलीज होती है, O2 मुक्त होती है, उस O2 को जो कैरोटीनॉइड वर्णक है वो अपने साथ क्या कर लेता है? जोड़ लेता है, जिससे पर्णहरित का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और वो ऑक्सीजन आके किससे जुड़ जाती है? कैरोटीनॉइड वर्णक के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, जिससे पौधे को कोई भी हानि नहीं होती और पौधा अपना कार्य पहले की तरह करता रहता है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब आज की क्लास के लिए इतना काफी है। बाकी हम पर्णहरित और जो हमारे वर्णक है इनकी स्ट्रक्चर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।